हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी है ये दूसरा लेक्चर है ये वाला, जिसमें हम लोग एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पिछली वाली जो रिकॉर्डिंग है उसके अंदर राइडर ग्रुप से एक क्वेश्चन था, उसका लास्ट पार्ट था, एथिक्स से रिलेटेड था। वो हम लोगों ने सॉल्व किया, तो उसको देखा था हम लोग कैसे करेंगे। 3 इश्यूज उसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे, जो कि सारे के सारे एथिक्स से रिलेट करते थे, क्योंकि राइडर कॉर्पोरेशन के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 100% मेंशन करती है कि एथिकल इश्यूज निकाल के मुझे बताओ और सेफगार्ड्स बताओ। दे इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल इश्यूज टू बी डिस्कस्ड। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये अब मैं आज हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं दैट इज़ बेसेट कॉर्पोरेशन या बेसेट ग्रुप, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। इसके हम लोगों ने ये वाले सारे पार्ट्स पहले अटेम्प्ट किए थे। मैंने आपको करके दिखाए थे, पिछली रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं बेसेट कॉर्पोरेशन से रिलेटेड। आई थिंक पार्ट नंबर 10 है कि 11 है, जिसमें पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है फॉर दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन। पास्ट क्वेश्चन का पेपर है, 2018 का शायद ये पेपर है। और इसके अंदर हमने उस वक़्त भी पार्ट सी छोड़ दिया था, जिसमें एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज़ आ रहे थे। बेसेट कॉर्पोरेशन 2018-19 का ये तो तकरीबन क्वेश्चन है। बड़ा ईज़ी क्वेश्चन था, लेकिन इसका हम लोग देखते हैं आज के प्रोफेशनल वाला टॉपिक कैसा है, या प्रोफेशनल एथिकल वाला जो टॉपिक है वो कैसा है। उसने क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि वो कहता है कि भाई, अच्छा, इससे पहले हम लोग फॉरवर्ड मूव करें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग आज तक कहाँ तक पहुँच चुके हैं। वी हैव रीच्ड टुवर्ड्स, लेट मी शो यू टाइम टेबल निकाल के। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी जब भी हम लोग प्रोफेशनल एंड एथिकल के बारे में बात करते थे, एथिकल या प्रोफेशनल इश्यूज़ के बारे में। तो लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप वीडियो देख रहे होते हैं ऑनलाइन, तो अपनी जो रेज़ोल्यूशन है, उसको हाई कर लिया करें यूट्यूब वालों, यूट्यूब की रेज़ोल्यूशन को, बिकॉज़ आई जस्ट नोटिस कि मेरे लेक्चर्स यूट्यूब के, क्योंकि मैं एक्सेल के ऊपर पढ़ाता हूँ, तो एक्सेल जो है वो काफ़ी ब्लर्ड ब्लर्ड नज़र आता है जब मैं लेक्चर्स दे रहा होता हूँ। तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप लोग इसकी जो रेज़ोल्यूशन है ऑलमोस्ट मिनिमम 720p पे कर लें, ताकि आपको क्लियर नज़र आए, क्रिस्टल क्लियर नज़र आए। एंड अच्छा, आते हैं हम लोग एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज़ की तरफ। देखें, एथिकल इश्यूज़ मैंने आपको बताया था कि यार, एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस इज़ वेरी डिफरेंट व्हेन कंसीडरिंग एथिकल या फिर प्रोफेशनल इश्यूज। F8 में भी हमने ये चीज़ पढ़ी, F9 में भी पढ़ी, हमने ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पेपर में, एसपीआर में, एसबीएल में आप पढ़ोगे, हमारे एसीसीए के कोर्स के अंदर, यानी इस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में जितना एथिक्स के ऊपर फोकस किया जाता है, इतना फोकस किसी और चीज़ के ऊपर नहीं किया जाता। क्योंकि हर एक पेपर में ऑनवर्ड्स स्किल के पेपर्स के बाद सारे पेपर्स के अंदर एथिक्स शामिल है। ठीक है? प्रोफेशनल चीज़ें पहले शामिल नहीं थी, लेकिन एथिक्स शामिल था। और एथिक्स का भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वाला पार्ट शामिल था, जिसमें हमारे 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी एंड ब्ला, 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 वो सारी चीज़ें। फिर थ्रेड्स टू ऑब्जेक्टिविटी शामिल थी। ठीक है? अब यहाँ पे एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस में आप बहुत ही एडवांस लेवल का जाके प्रोफेशनल और एथिक्स पढ़ रहे होते हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें नई आ जाती हैं, जिसमें आपके सामने सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है, प्रोफ़ेशनल इश्यूज़ सबसे ज़्यादा नए इश्यूज़ हैं। ये आपने पहले कभी नहीं पढ़े हुए होते, और एथिकल इश्यूज़ पुराने इश्यूज़ हैं, लेकिन इनको भी डिवाइड कर दिया जाता है। हम लोग मेमोनिक यूज़ करते हैं एथिक्स को याद रखने के लिए, हम लोग मेमोनिक यूज़ करते हैं प्रोफ़ेशनल इश्यूज़ को याद रखने के लिए। ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब एथिक्स के लिए मेमोनिक था आईसीसीआई, जिसमें सबसे पहला आई स्टैंड करता है इंडिपेंडेंस थ्रेड में। इंडिपेंडेंस थ्रेड के लिए मैंने आपको बताया था, इसमें सारे आपके बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सब कुछ फॉल कर जाते हैं। फिर सारे के सारे थ्रेड्स टू ऑब्जेक्टिविटी भी इसी के अंदर फॉल कर जाते हैं। उन सब के सेफगार्ड्स भी इसी के अंदर फॉल कर जाते हैं। यानी जब आप पेपर पढ़ रहे होगे ना, तो वहाँ पे अगर आपको आपको आइडेंटिफाई करना है, कोई इंडिपेंडेंस थ्रेड तो नहीं आपके ज़हन में आएगा, यार अच्छा, इंडिपेंडेंस थ्रेट में क्या चीज़ थी? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे, देखो उससे रिलेटेड कोई थ्रेट तो नहीं आ रहा। और दूसरी चीज़ क्या है, सेफगार्ड्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी वाले, वो तो नहीं आ रहे कोई, ठीक हो गया। फिर आगे सी स्टैंड करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कॉन्फिडेंशियलिटी का, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी-सी डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी। लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाई हुई है कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाया जाता है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कब डिस्क्लोज़ करना है, लॉ कब रिक्वायर करता है, और ऑडिटर के ऊपर राइटफुल रिक्वायरमेंट कब होती है डिस्क्लोज़ करने की इन्फॉर्मेशन। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट पढ़ चुके हैं। मतलब एथिक्स का जो हमने पुराना राइडर कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन किया, उसमें हम लोगों ने आईसीसीआई को ही यूज़ किया 100%।
आते हैं आज हम लोग प्रोफेशनल इश्यूज की तरफ। प्रोफेशनल इश्यूज के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अ, देखो कोई भी ऐसा इशू जो कि एथिक्स के अंदर फॉल नहीं करता था, आपने ये 4 चीज़ें आईसीसीआई एथिक्स में कवर कर लिया। अब ज़रूरी नहीं है कि ऑडिटर जो है उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ यही 4 इश्यूज पूरी ज़िंदगी के लिए फेस करने पड़े। उसको हज़ार किस्म के सेपरेट इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं डे टू डे रूटीन के अंदर। बहुत से इश्यूज़ होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो इन 4 इश्यूज़ के अंदर फ़ॉल करे, इसके अलावा भी कोई और हो सकता है। वो जो इसके अलावा जितनी भी चीज़ें, ये सब कुछ तो एथिक्स में फ़ॉल कर गया। इन सब कुछ के अलावा जितनी भी चीज़ें वो फ़ॉल कर जाती हैं ऑटोमैटिकली इंटू प्रोफेशनल इश्यूज़। या अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते, ये जो अभी सारी की सारी मैंने बात की, अगर आप इसको नहीं समझ सकते, तो 2 चीज़ें याद रख दो। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ऑडिटर के प्रोफ़ेशन को डायरेक्ट इम्पैक्ट करे, वो प्रोफ़ेशनल इश्यू है और प्रोफ़ेशनल इश्यू के लिए हमारे पास मेमोनिक भी है फॉर एडवांस्ड ऑडिट लेवल। अगर आप ये ऊपर वाली बातें नहीं समझ सकते कि यार जो एथिक्स में जो चीज़ें हमने पढ़ ली, इसके अलावा जो भी इश्यू है प्रोफ़ेशनल इश्यूज़ है, ये नहीं समझ आई। ये चीज़ नहीं समझ आई कि भाई ऑडिटर के प्रोफ़ेशन के अंदर जो उसको हिट करती है चीज़, वो प्रोफ़ेशनल इश्यू है, ये भी नहीं समझ आई। लीव एवरीथिंग, सबसे आसान काम है, मैप आय को आप याद रखो। मैप आय को याद रखो, मेमोनिक को, एडवांस्ड ऑडिट का पेपर के अंदर के लिए आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। मैप आय अगर आपको आता है, आपको पता है कि भाई प्रोफेशनल इश्यू किस-किस किस्म के हो सकते हैं फॉर द पेपर दैट इज़। अब सबसे पहला मैप आय के अंदर फॉल करता है मनी लॉन्ड्रिंग, पढ़ा हुआ है हमने, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पढ़ा है। क्या किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, कैसे रिपोर्ट किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। ए स्टैंड करता है ऑडिटर्स लायबिलिटी से, पी स्टैंड करता है हमारे पास प्रैक्टिस मैनेजमेंट से। ये जो प्रैक्टिस मैनेजमेंट है एक सेपरेट टॉपिक है, ये नीचे इसके बारे में लिखा हुआ है कि भाई इस प्रैक्टिस मैनेजमेंट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल आती है, ऑडिट फीस आती है, टेंडर कैसे बनाना है, कमर्शियल इश्यूज क्या होते हैं, ये एक सेपरेट टॉपिक होता है हमेशा से। और मैंने आपको ये चीज़ भी बताई कि जब भी ऑडिटर एथिकल या प्रोफेशनल इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि मुझे प्रैक्टिस मैनेजमेंट के बारे में भी कोई इश्यू बताओ। प्रैक्टिस मैनेजमेंट का इटसेल्फ पेपर के अंदर एक सेपरेट सवाल आता है, वो क्या पूछेगा, मुझे टेंडर बना के दो, ये टेंडर बना है उसको रिव्यू करो। ऑडिट फीस के बारे में बताओ कैसे मुझे सेट करनी चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल, हॉट रिव्यू, कोल्ड रिव्यू करके दो मुझे। पोस्ट एंगेजमेंट रिव्यू, प्री एंगेजमेंट रिव्यू करके दो। कमर्शियल इश्यूज के बारे में बात कर सकते हैं। यानी कि ये एक सेपरेट टॉपिक है, दिस विल नेवर बी टेस्टेड विद इन प्रोफेशनल इश्यूज, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये प्रैक्टिस मैनेजमेंट भी प्रोफेशनल इश्यूज का ही पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आपने उसको नहीं टेस्ट करना होता और ये जो एग्जामिनर है उसने उसको इधर नहीं टेस्ट करना होता। और फाइनल आई स्टैंड करता है इम्पैक्ट ऑन ऑडिट की तरफ। इम्पैक्ट ऑन ऑडिट के बारे में मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बात बताई है कि एथिक्स, आपके पास जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, डिस्क्राइब एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज, तो वहां पे आप क्या करोगे भाई, एथिकल सारे इश्यूज लिख के दोगे, प्रोफेशनल सारे इश्यूज यहां तक लिख के दोगे, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और ऑडिटर लायबिलिटी। और फिर देखोगे भाई इंडिविजुअली क्या इंडिपेंडेंस थ्रेट जो मैंने आइडेंटिफाई किया वो कोई ऑडिट के अंदर इम्पैक्ट तो नहीं लेकर आते। जैसे ऑडिट रिस्क करते थे, कहीं पे ऑडिट रिस्क ज्यादा तो नहीं होता इन इश्यूज की वजह से, कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इंटेग्रिटी की वजह से, ये इसकी वजह से, इसकी वजह से। देखो हर एक का इम्पैक्ट है और इम्पैक्ट तो नहीं आता कोई ऑडिट के ऊपर। सिंपल सी बात है, इट इज जस्ट लाइक ऑडिट रिस्क। मैंने एक और चीज़ भी बताई थी कि हमारा गोल जो होता है वो हमेशा यही होता है कि हम लोग थ्रेट को दो दो स्टांस हम लोग लेते हैं, जो भी हम लोगों ने इश्यू आइडेंटिफाई किया। या तो इश्यू इश्यू को रिड्यूस करो टू एन एक्सेप्टेबल लेवल सेफगार्ड्स लगा के, जैसे हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन में किया। और या तो फिर उसको जड़ से खत्म कर दो, मिटिगेट कर दो, यानी उस काम को करो ही मत जिससे इश्यू बनने वाला है। ठीक है? लेट्स कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन। हम लोगों ने कल जो किया था, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था, एक छोटा-सा पार्ट समझाया था। आज हम लोग करने लगे हैं बेसेट कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन, उसको समझेंगे, देखेंगे वो क्या कहते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं, उससे रिक्वायरमेंट क्या दी हुई है कि भाई यूजिंग द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन एग्जिबिट 4, ठीक है, मैं कन्फाइंड हो गया एग्जिबिट 4 तक इस पार्ट के लिए, एग्जिबिट 4 से मैंने बाहर नहीं निकलना। क्या कहते हैं? Discuss the ethical and professional issues and explain the actions that Whippet and Corporation should have taken at the acceptance stage to avoid such issues occurring again। 7 मार्क्स के उसने पूछा, उसने बड़ी मजे की चीज बताई है, उसने बोला है कि भाई ethical and professional issues, पहली रिक्वायरमेंट आ गई उसकी, इसको हाईलाइट भी कैसे करना है, ये रहा, उसकी पहली रिक्वायरमेंट आ गई, ethical and professional issues, ठीक हो गया। फिर उसकी दूसरी, एंड अवॉइड द एक्शंस दैट विपिट एंड कॉर्प एंड एक्सप्लेन द एक्शन, यानी एक्सप्लेन करो द एक्शंस दैट विपिट एंड कॉर्पोरेशन शुड हैव टेकन एट द एक्सेप्टेंस स्टेज। उसकी दो रिक्वायरमेंट्स है, आप एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज आइडेंटिफाई करो और एक्सप्लेन करो। वही तीन चीजें जिस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या तीन चीजें? सबसे पहली चीज, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन और फिर सेफगार्ड बताओ उसके अगेंस्ट। ये काम तो आपने करना ही करना है। ठीक है?
फिर उसके बाद आपने एक्सप्लेन करने हैं वो एक्शंस जो कि आप जब एंगेजमेंट सेलेक्ट कर रहे थे। बेसेट कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसमें हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि हम लोगों ने नया ऑडिट इसका शुरू किया है। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं एग्ज़ामिनर कि यार मुझे बताओ, जिस वक़्त मैं ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा था, जिस वक़्त मैं ये सोच रहा था कि यार मैं बेसेट कॉर्पोरेशन मेरे पास आया अपना ऑडिट कराने के लिए, क्या मैं ऑडिट करूँ या नहीं? तो उस वक़्त मुझे को क्या काम करने चाहिए थे जो कि मैं करता तो शायद मेरे एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज़ कम हो जाते। अब वो हैं क्या? ये तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें तब पता चलेगा। ठीक है? लेट्स कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन। देखते हैं कि क्या कहते हैं। लेट्स कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन, छोड़ो। ये रहा एग्जिबिट नंबर 4, क्या कहते हैं? द प्रीवियस ऑडिट ग्रुप ऑडिटर ग्रे एंड कॉर्पोरेशन। मुझे थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देना ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। वो कहते हैं कि द प्रीवियस ग्रुप ऑडिटर ग्रे एंड कॉर्पोरेशन स्टेट्स द फॉलोइंग इन देयर कम्युनिकेशन टू पिपेट एंड कॉर्पोरेशन। अच्छा भाई, ग्रुप ग्रे एंड कॉर्पोरेशन के साथ मेरी कोई कम्युनिकेशन नहीं। ग्रे एंड कॉर्पोरेशन कौन है? वो पुराना ऑडिटर था ग्रुप का, वो छोड़ के जा चुका है, मेरी उनके साथ कोई बातचीत हुई, उसने मुझे कुछ चीजें बताई हैं। क्या बताया? उसने एक ही पैराग्राफ दिया है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। मुझे नहीं लगता था वो 7 मार्क्स लिए वो एक पैराग्राफ देगा। अगर उसने एक पैराग्राफ दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, आई वुड मोस्ट प्रोबब्ली थिंक यार यहाँ पे मैक्सिमम 1 या 2 एथिकल या फिर प्रोफेशनल इश्यूज उठने वाले हैं, या 3 उठ जाएँगे, इससे ज़्यादा नहीं उठेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसने इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रखी हुई होगी। खैर, लेट्स कम टुवर्ड्स इट। क्या कहता है कि भाई, वी हैव एक्टेड एज़ ग्रुप ऑडिटर फॉर द लास्ट 4 इयर्स एंड आवर ऑडिट ओपिनियन हैज़ बीन अनमॉडिफाइड ईच ईयर। ठीक है भाई, यहाँ तक मुझे कोई इश्यू नहीं है। However, we would like to bring to your attention a matter relating to the group's corporate governance arrangement। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि भाई 4 साल से पिछले हम लोग ऑडिटर थे। हमने 4 साल से जो भी ओपिनियन दिए वो ठीक ही दिए। कोई मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दिया, कोई कुछ हम लोगों ने कुछ नहीं किया। मतलब उनका काम बिल्कुल हमें ठीक लगा। लेकिन इस 4 सालों में हमने एक ऐसी चीज़ सीखी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अकॉर्डिंगली कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अरेंजमेंट हुई हुई है, जिस तरह से कंपनी को मैनेज किया जाता है उससे रिलेटेड, वो हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि वो क्या चीज़ है। अब वो क्या है कि भाई, वी फाउंड दैट ऑन सेवरल ओकेशंस इन द लास्ट ईयर द ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर initially blocked our firm's access to the group's audit committee, making it difficult for us to discuss matters relating to the audit विद द कमिटी। ठीक है, एक इशू है, बाद में डिस्कस करते हैं क्या है, मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। ये रहा आपका इशू पहला। We therefore had to rely more heavily on management information and representations that we would have liked. However, we believe that in circumstances we obtained sufficient and appropriate audit evidence and that there was no justification for issuing a modified audit opinion. We thought that you should be more aware of this difficulty. यहाँ पे उसने सिर्फ एक इश्यू दिया। उस एक इश्यू से मेरे पास 2 इश्यू बन सकते हैं। कैसे देखो, मैंने हाइलाइट जो की हुई है ये चीज़ वी फाउंड दैट ऑन सेवरल ओकेशंस हम जो ग्रुप का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था, उसने हमारा एक्सेस ब्लॉक किया है ऑडिट कमिटी तक। अब अगर आप एक ऑडिटर हो, आपने F8 का पेपर दिया हुआ है, आपको पता है कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स हुआ करती थी F8 में, जब आप पढ़ते थे कि होती है हर एक कंपनी की ऑडिट कमेटी। और ऑडिटर जो होता है, जो बाहर से आता है, वो किसी को जवाबदेह नहीं होता सिवाय ऑडिट कमेटी के। उसने जवाब देना होता है डायरेक्टली जाके एक ऑडिट कमेटी को, बस। एक ऑडिटर सीएफओ से इंफॉर्मेशन ले सकता है, उससे पूछ सकता है, लेकिन उसका मेन गोल होता है कि भाई वो ऑडिट कमेटी से जाके बात करे। अब अगर यहाँ पे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ही एक्सेस ब्लॉक कर रहे हैं कि जो ऑडिटर है वो ऑडिट कमेटी तक पहुँच ही ना सके, तो इसका क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ मसला है। हम लोगों ने अगर आईसीसीआई को मैं लगाऊँ, सबसे पहले एथिक्स वाली साइड को लगाऊँ, मैंने क्या पढ़ा था? ये देखो यहाँ पे आईसीसीआई एथिक्स वाली साइड को लगाते हैं। अगर मैं इस साइड को लगाता हूँ तो इंडिपेंडेंस का कोई थ्रेट आ रहा है? नहीं, कोई थ्रेट नहीं आ रहा। क्योंकि ना कोई सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, ना एडवोकेसी थ्रेट है, ना इंटिमिडेशन थ्रेट है। आप ये भी नहीं कह सकते कि सीएफओ जो है इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं भाई? वो आपको प्रेशराइज़ तो नहीं कर रहा है ना, वो तो सिर्फ आपका एक्सेस ब्लॉक कर रहे हैं। एडवोकेसी थ्रेट भी नहीं है क्योंकि आप किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। फ़ैमिलियरिटी थ्रेट भी नहीं है, रिव्यू थ्रेट भी नहीं है, इंटरेस्ट थ्रेट भी नहीं है, चीज़ें साइड पे हो जाएगी। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को देखना चाहते हो, इंडिपेंडेंस थ्रेट के अंदर तो क्या था, ऑब्जेक्टिविटी नहीं इम्पेयर हो रही, क्योंकि सीएफओ आपको ब्लॉक कर रहा है।
इंटेग्रिटी नहीं हो रही, आपकी नहीं हो रही एज़ एन ऑडिटर, ठीक है? उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, नहीं है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, ऐसी कोई बात नहीं है, और प्रोफेशनल बिहेवियर ऐसी कोई बात नहीं है। आगे आ जाओ, कॉन्फिडेंशियलिटी ऐसी कोई बात नहीं हो रही, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसी कोई बात नहीं हो रही, इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट हो रही है बात। क्यों? क्योंकि अगर सीएफओ इटसेल्फ आपका एक्सेस ब्लॉक कर रहा है, तो मतलब उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है, भाई वो क्यों आपका एक्सेस ब्लॉक कर रहा है? जबकि ये दिस वाज़ योर राइट, दिस वाज़ योर ड्यूटी टू कम्युनिकेट टू द ऑडिट कमिटी, लेकिन सीएफओ ने आपको ब्लॉक किया, मतलब ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, जिसकी वजह से वो आपको ब्लॉक करना चाह रहा है, आपको रोकना चाह रहा है, इसलिए उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। पहला रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर दिया, इश्यू सॉरी। अगला है प्रोफेशनल इश्यूज की तरफ आ जाओ, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर एथिक्स एंड प्रोफेशनल दोनों चीजें पूछी हुई हैं, ठीक है? उसने क्या पूछा है भाई, मैं पाइप पे अगर मैं हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग की कोई बात नहीं हो रही, हम लोग ये नहीं कह सकते कि सीएफओ ने शायद मनी लॉन्ड्रिंग की भी हो, इसलिए वो आपका एक्सेस ब्लॉक कर रहे हैं कि ताकि आप ऑडिट कमेटी को ना बता सको। ऐसी वेग बातें नहीं करनी पेपर में। मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑडिट का पेपर लॉजिकल फ्लो के साथ चलता है और प्रेजेंटेशन के साथ चलता है। ये फजूल बातें नहीं कर सकते आप पेपर के अंदर पेपर पास करने के लिए। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, आपके पास कोई चीज ऐसी मौजूद नहीं है। ठीक है? कोई आपका एविडेंस ऐसा मौजूद नहीं है इस पूरे सिनेरियो में जहाँ से आप बोल सको, क्या पता सीएफओ मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व्ड हो, नहीं, वेग बातें नहीं करनी पेपर में। आगे आओ, आगे वो कहता है ऑडिटर की लायबिलिटी नहीं है। जब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई ऐसा इश्यू नहीं बन रहा पेपर क्वेश्चन के अंदर कि यार शायद क्लाइंट जो है वो कुछ गलत कर रहा हो, आपके पास ऐसा एविडेंस नहीं मौजूद, तो ऑडिटर्स की लायबिलिटी के ऊपर भी फिर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। ऑडिटर की लायबिलिटी तो तब आप कम करने की कोशिश करते हैं ना, जब क्लाइंट कुछ गलत कर रहा होता है, तो आज ही डिस्क्लोज कर दो ताकि ऑडिटर की लायबिलिटी कम हो जाए। 1 सेकंड प्लीज़। मेरे पास इस वक़्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं आजकल रूटीन बनाई हुई है कि मैं सुबह 7:30 बजे उठ के पढ़ाता हूँ। एक केवल क्लास रिकॉर्ड कर लेता हूँ फॉर आपके लिए, और जितने भी और स्टूडेंट्स अगर पढ़ना चाहे कोई तो उनके लिए। तो वही सुबह-सुबह आदत नहीं है मेरी उठने की बिल्कुल भी। ये तो मैंने अपनी रूटीन अभी बनाना शुरू की है। अच्छा ख़ैर, ऑडिटर की लायबिलिटी जो है ना, अब उसके ऊपर हम लोग किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं उठा सकते। ठीक है? मतलब क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन के अंदर कुछ गलत नहीं हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास वेग स्टेटमेंट मैं बना सकता हूँ कि यार हो सकता है सीएफओ इस चीज़ में इन्वॉल्व्ड हो, उस चीज़ में इन्वॉल्व्ड हो, और फिर मैं आगे ऑडिटर लायबिलिटी, लेकिन मुझे एग्ज़ामिनर जो है ना, ऑडिटर लायबिलिटी के बारे में भी फिर मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन एग्ज़ामिनर मुझे नंबर्स नहीं देने वाला उन चीज़ के। एग्ज़ामिनर बोलेगा यार तू पागल तो नहीं है ना, बच्चा तो नहीं है, तू एडवांस्ड ऑडिट का पेपर दे रहा है। आई अज़्यूम दैट यू आर अ मैनेजर इन अ बिग फर्म, और अगर मैनेजर इस तरह के काम करता है तो भाई अकाउंटेंट्स का प्रोफ़ेशन तो गया, फिर तो वो किसी काम का नहीं रहा। तो इसलिए आपने वेग बातें नहीं करनी, आपने वो बात करनी है जिसमें यहाँ पे जिसका एविडेंस मौजूद है इस क्वेश्चन में, ठीक है? जिसका थोड़ा बहुत लिंकेज आप कर सकते हो, यहाँ पे कोई लिंकेज नहीं। आते हैं हम लोग ऑडिटर्स लायबिलिटी की तरफ, नहीं है। प्रैक्टिस मैनेजमेंट वैसे ही मैंने आपको बताया, जब भी एथिकल एंड प्रोफेशनल का कोई क्वेश्चन आए, प्रैक्टिस मैनेजमेंट को आपने इग्नोर करना है हमेशा से, अनलेस एंड अंटिल बिल्कुल साफ तरीके से नहीं मैनेज कि भाई फीस का कोई इश्यू है, टेंडर का कोई इश्यू है, इसका कोई इश्यू है, इसका कोई इश्यू है। लेकिन 99.99% ऑफ द टाइम्स के अंदर कोई इश्यू नहीं बनने वाला, प्रैक्टिस मैनेजमेंट नहीं आएगा प्रोफेशनल उसके अंदर, प्रोफेशनल एंड एथिकल वाले क्वेश्चन के अंदर। क्यों? क्योंकि एक सेपरेट टॉपिक है, इसलिए इसको इग्नोर करें। अगला फाइनल आई स्टैंड करते हैं इम्पैक्ट ऑन ऑडिट है। क्यों है? क्योंकि अगर जो आपका सीएफओ है वो आपको ब्लॉक कर रहा है, आपका एक्सेस ब्लॉक कर रहा है टुवर्ड्स द क्लाइंट, आपको ऑडिट कमिटी तक नहीं जाने दे रहा, तो एज़ एन ऑडिटर आपके स्कोप के अंदर ये चीज़ होती है। हमने F8 में भी ये चीज़ पढ़ी है कि यार अभी हम लोगों ने शुरू में भी ये चीज़ें पढ़ी हैं कि यार आपका स्कोप है कि आपने ऑडिट करते वक़्त सैंपल साइज़ उठाना है, आपने सैंपलिंग करनी है, उन सब चीज़ों को टेस्टिंग करनी है। कोई क्वेश्चन हो तो ऑडिट कमिटी से पूछो, मैनेजमेंट से पूछो। लेकिन अगर आप वो क्वेश्चन्स नहीं पूछ पा रहे, तो आपकी स्कोप की लिमिटेशन हो रही है। स्कोप की लिमिटेशन का क्या मतलब है कि आपको आपका पूरा काम नहीं किया देने जा रहा। अब हम लोगों ने F8 में एक चीज़ पढ़ी हुई है, बेशक अभी आपको याद नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि आपको याद नहीं होगी, क्योंकि हम लोग अभी तक उस टॉपिक तक नहीं गए। लेकिन आपने ऑडिट ओपिनियन तो पढ़ा है ना? आपको पता है कि अगर स्कोप की लिमिटेशन हो रही है, तो आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा। जब ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा और वो सीएफओ के साथ इन्वॉल्व्ड, जो कि इतना बड़ा बंदा है एक कंपनी के अंदर, इसका मतलब ये वो मटेरियल भी हो सकता है, परवेसिव भी हो सकता है, जिसकी वजह से शायद मुझे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़े, या फिर अगर आप इतना ऊपर नहीं जाना चाहते तो मॉडिफाइड ओपिनियन भी देना पड़ सकता है, क्योंकि ऑडिट एविडेंस आपको नहीं मिल रहा। जब ऑडिट आपके इम्पैक्ट आ रहा है ना इस तरह से ऑडिट के ऊपर कि
अगर आपको सीएफओ रोक रहा है, आपका एक्सेस ब्लॉक कर रहा है, आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा, आपकी स्कोप की लिमिटेशन हो रही है। तीसरी चीज़ ये हो रही है कि आपको जो सैंपलिंग थी, आपने जो क्वेश्चंस पूछने थे ऑडिट कमेटी से, वो आप नहीं पूछ पा रहे। मतलब इन शॉर्ट ऑडिटर अपना काम पूरा से नहीं कर पा रहा, और अगर ऑडिटर अपना काम पूरा से ना कर पाए ना, तो इस चीज़ को अंग्रेजी में बोला जाता है, देयर इज़ अ स्कोप लिमिटेशन बाय द सीएफओ या बाय द क्लाइंट। यहाँ पे स्कोप की लिमिटेशन की जा रही है क्लाइंट की तरफ से। इस केस में यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस व्हिच कैन बी परवेसिव बट इज़ मटीरियल। मतलब परवेसिव तो हो सकता है वो, लेकिन इज़ मटीरियल व्हिच वुड लीड टू आइदर गिविंग अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और आइदर एन मॉडिफाइड ओपिनियन डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। बस ये आपका एक ही इश्यू आइडेंटिफाई था, उससे मैंने एक एथिकल थ्रेट आइडेंटिफाई करके आपको दिया, दूसरा मैंने आपको प्रोफेशनल इश्यू आइडेंटिफाई करके दिया, इम्पैक्ट ऑन ऑडिट के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आ रहा है। 7 नंबरों का है ये। अगर इफेक्टिवली मैं इन 2 के बीच में डिवाइड करना चाहूँ, दिस मीन्स 3.5 मार्क्स इसके, 3.5 मार्क्स इसके। और अगर 3.5 के बजाय मैं 3-3 भी कर दूँ या 2.5-2.5 भी कर दूँ, 5 मार्क्स, पीछे 2 मार्क्स रह जाते। भाई मैंने एग्ज़ामिनर को दूसरी रिक्वायरमेंट का जवाब भी देना है, जिसमें उसने मेरे से पूछा हुआ था कि भाई मुझे ये भी बताओ कि मैं इनिशियली विपिडन कॉर्पोरेशन एट द एक्सेप्टेंस स्टेज ऐसा क्या काम कर सकता है जिससे वो इश्यू दोबारा अकर ही ना होता। अब यहाँ पे क्या काम कर सकता था कि भाई जब आप एक्सेप्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे एंगेजमेंट लेटर होता है जिसके अंदर स्कोप जो होता है आपका डिफाइंड होता है। मैनेज ये चीज़ लिखी हुई होती है दैट इफ द ऑडिटर रिक्वायर्स एनीथिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन टाइमली टू द ऑडिटर। लेकिन अगर अभी मैनेजमेंट ऐसा नहीं कर रही और आपको इंटीग्रिटी की टेस्टिंग आपने नहीं की पहले, तो आपको ये करनी चाहिए थी। आपको ये चीज़ें पहले डिसाइड करनी चाहिए थी मैनेजमेंट के साथ कि भाई आपको क्या-क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। ऑडिट कमिटी के साथ आपको क्यों बैठना पड़ेगा। आपको ये एंगेजमेंट सेलेक्ट करने से पहले ही करना चाहिए था। ठीक है? ये आपका क्वेश्चन है। आते इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर मैं जाऊँगा पीछे इक्विट की तरफ, आपको दिखाऊँगा कि भाई देखो, एग्ज़ामिनर कितना लिखता है और हम लोगों ने कितना लिखना है। जो हम लोग लिखेंगे हमें भी उसके 7 मार्क्स मिलेंगे, जो एग्ज़ामिनर ने लिखा है उसको भी उसको 7 मार्क्स मिलेंगे, दोनों को मिलेंगे। लेकिन एग्ज़ामिनर ने हमेशा बहुत ज़्यादा लिखा हुआ होता है। लेट्स कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन। इसको देखते हैं और इसको करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं अपना स्टार्ट किस तरह से करूँगा क्वेश्चन, मुझे पता है कि मैंने 2 इश्यूज़ आइडेंटिफ़ाई कर चुका हूँ। मैं बोलूँगा कि भाई आइडेंटिफ़िकेशन देनी है ना मैंने, यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो मैंने क्या करना है, देखो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करो इश्यू को। आइडेंटिफ़ाई करने के लिए मैंने क्या करना है, यही वाली सारी बात है, अपने वर्ड्स में लिख लो। कैसे लिखेंगे? आ जाओ। ऑन सेवरल ओकेजन्स एंड काइंडली इग्नोर माय इंग्लिश। थोड़ी-सी मसाइल हो जाते हैं, ठीक से नहीं लिखा जाता। On several occasions it was identified that it was identified पूरा लिखना है by the previous auditor that the CFO was blocking the firm's access to the audit committee. The question of integrity can be raised upon the CFO can be raised upon the CFO by CFO के ऊपर आप क्वेश्चन उठा सकते हो इंटेग्रिटी का, ठीक है? As he is as due to him the access is being blocked for the firm. ये मैंने उसको पहला इश्यू आइडेंटिफाई करके दे दिया। दूसरा इश्यू में उसको क्या आइडेंटिफाई करके दूँगा कि सेकंडली देयर माइ देयर इज़ also a scope limitation by the CFO which would impact the audit opinion. आइडेंटिफाई कर दिया, अब एक्सप्लेन करते हैं। आ जाओ इसको। कैसे करेंगे कि भाई देखो, सबसे पहली चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। पहला पैराग्राफ देते हैं हम लोग सीएफओ ने जो हमें ब्लॉक किया हुआ है उस चीज़ के लिए, और दूसरा पैराग्राफ हम लोग देखते हैं ऑडिट ओपिनियन के लिए। द सीएफओस
टॉकिंग नहीं, इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। If as an auditor, it is a responsibility of the auditor to report matters of high significance. The audit committee of the client. This is performed to ensure that the audit committee is up to date for the knowledge of company. If CFO is talking access, then a question on these many suspicions rise as to why CFO would restrict access, raising doubts on integrity. अब आते हैं अगले पैराग्राफ पे। पहली चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी, आगे मैं क्या बोलूंगा। As an auditor, the auditor also gather information and evidence from the audit committee. Audit committee से info करेगा। As an auditor, the auditor would also gather information and evidence from the audit committee. इसको ठीक कर लेते हैं, from the audit committee in order to complete the requirements of auditing standards. मैंने सिर्फ उसको थोड़ा सा explain करके दे दिया, ठीक है। If the evidence is not sufficient or not appropriate, then it can lead to change in opinion. If by restricting the access to the audit committee, the scope of the auditor engagement is reduced by the CFO, which would lead to less sufficient and appropriate evidence and would require change, would require modified, नहीं क्या कहते हैं, would require adverse or disclaimer of opinion depending upon pervasiveness. ठीक हो गया, ये चीज आ गई, मेरे दोनों चीजें एक्सप्लेन हो गई। अब मैं कंबाइन करना चाहता हूँ। देखो, दो थ्रेड्स थे, एक ही बात थी, मैं इन दोनों कंबाइन कर सकता हूँ। मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में भी आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि अगर सेम थ्रेड की वजह से दो किस्म के, सेम इशू की वजह से दो डिफरेंट थ्रेड्स उठ के आ रहे हैं, तो आप उन दोनों को कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके बारे में क्या लिख दूंगा कि देखो भाई, द ऑडिटर्स, अब यहाँ पे एज़ एन ऑडिटर मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो ऑडिटर्स, अब मुझे ये बात पता है कि यार देखो, अगर हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है कि ऑडिटर जो है वो अभी भी ऑडिट कमेटी के साथ बात
कर रहे हैं। हम लोग अभी भी ऑडिट कमिटी के साथ बातें कर रहे हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई थी क्योंकि हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये पुराना ऑडिटर था जिसने हमें बताया कि हमें ये चीज़ इजाज़त नहीं थी, लेकिन अभी जब हम लोगों ने ऑडिट करना शुरू किया तो हम लोग ऑडिट कमिटी के साथ बातें-शातें कर रहे हैं, हमें कोई इश्यू नहीं आ रहा। मतलब कि हमें इसके बारे में सेफगार्ड कैसा बना के लिखना है, वही अगेन जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि भाई शुरू में हमें क्या करना चाहिए था? ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हम लोग डायरेक्ट उसी की तरफ आएँगे और दोनों चीज़ों को कंबाइन करके लिखेंगे। The auditors are currently in the auditors currently have the access to audit committee but this does not reduce the above issues as अच्छा बस यहाँ तक होता है. This cannot reduce the above issues. The auditors WIPIT and corporation should have defined their scope and the management's responsibility in pre before commencing or accepting the engagement to ensure that their scope is not limited. ठीक है, वही बात कि उनको पहले से ये चीज़ डिस्कस कर लेनी चाहिए थी मैनेजमेंट से एक्सेप्ट करने से पहले एग्री करना चाहिए था कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंस एंड एज़ एन ऑडिटर हमारा क्या स्कोप है, ताकि भाई कोई मसला ही ना बने ताकि अगर सीएफओ हमारी एक्सेस को ब्लॉक करे तो हम लोग उसको एग्रीमेंट निकालें जेब से और दिखा दें कि भई ये देखो तुमने इस पे साइन किया था। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी क्या चीज़ है कि भाई द ऑडिटर्स शुड ऑल्सो क्योंकि अभी एक्सेस है, मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि अभी देखो हमारे पास एक्सेस ऑडिट कमिटी का तो ऑडिटर्स शुड ऑल्सो इंश्योर दैट दे डिस्कस द मैटर विद द ऑडिट कमिटी टू इंश्योर दैट विपिट एंड कॉर्पोरेशन हैव फुल एक्सेस टू द ऑडिट कमिटी। ठीक हो गया? क्या इतना बहुत है 7 मार्क्स ने आइडेंटिफ़ाई कर दिए दोनों इश्यूज़ मैंने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया, मैंने उसके रिक्वायरमेंट को भी पूरा करके बता दिया। एक पुराना एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम का मैंने दे दिया उसको सेफगार्ड के इस वक़्त क्या करना चाहिए था, दूसरा मैंने दे दिया कि भाई इंश्योर कर लिया। अच्छा इसके अलावा मैं ये भी बता सकता हूँ कि स्टार्ट ऑफ द टाइम के लिए किया जब एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा था उस वक़्त। विपिड एंड कॉर्पोरेशन शुड हैव अटेन्ड दिस limitation is information of limitation by from Gray and Corporation before accepting the engagement। भाई आज अभी आपको ये वाली इंफॉर्मेशन मिल रही है। इस टाइम पे आपको इंफॉर्मेशन मिली है जब आप एंगेजमेंट शुरू कर चुके हो। ये बात आपको पहले ग्रे एंड कॉर्पोरेशन ने क्यों नहीं बताई या आपने क्यों नहीं मालूम मालूम करने की कोशिश की जिस वक़्त आप एक्सेप्ट कर रहे थे? प्रोफेशनल क्लीयरेंस भी किसी चीज़ का नाम है ना। आपने प्रोफेशनल क्लीयरेंस क्यों नहीं ली तो उस वक़्त लेनी चाहिए थी बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। सो एप्रोप्रिएट safeguards would have been applied। ठीक हो गया? ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन पूरा का पूरा। इसको अगर मैं एंटर कर दूँ और अगर आपको दिखाऊँ, ये रहा आपका क्वेश्चन। ये रहा, अब मैं आता हूँ बुक की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या हिसाब-किताब है। आंसर, 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 ये रहा आंसर। अगर मैं दिखाऊँ देखो अगेन एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज़ में कम्युनिकेशन फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर हैज़ आइडेंटिफाइड वही बात उसने लिखी हुई है, आइडेंटिफाई किया हुआ है। सीएफओ की लैक ऑफ इंटेग्रिटी होने वाली है, ये बात भी वो बता रहे हैं। ये देखो सीएफओ की लैक ऑफ इंटेग्रिटी आ रही है, ठीक है, ट्राइंग टू कीप अ सीक्रेट मतलब उसने देखो यहाँ पे भी इवन कि हम लोगों ने जो अपना आंसर लिखा था,
यहाँ पे हम लोगों ने जो अपना आंसर लिखा है, उसमें भी अगर आप मैं दिखाऊँ एज़ ड्यू टू एक्सेस ब्लिंग लॉस सेकंडली देयर इज़ अ स्कोप लिमिटेशन विद क्यों? अब मैं जब एक्सप्लेन करने पे आया तो मैंने क्या लिखा? द ऑडिटर मैटर हाई सिग्निफिकेंस जब हो तो उसको दिस इज़ परफॉर्म टू एन्श्योर ठीक है। इफ सीएफओ इज़ ब्लॉकिंग एक्सेस देन अ क्वेश्चन ऑन इंटीग्रिटी कैन एज़ मेनी सस्पिशंस कैन अराइज़ एज़ टू व्हाई सीएफओ वुड रिस्ट्रिक्ट एक्सेस रेज़िंग डाउट्स ऑन इंटीग्रिटी। ठीक है? मैंने भी अपने आंसर के अंदर सीएफओ के ऊपर जब इल्ज़ाम लगाया ना कि इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठा सकते हो, तो मैंने फेक स्टेटमेंट नहीं दी कि वो कुछ ना कुछ मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व्ड है, वो किसी और बड़े मसले में इन्वॉल्व्ड है। मैंने सिर्फ ये बोला कि उसके ऊपर क्वेश्चन्स राइज़ होते हैं। सस्पेक्ट कर सकते हो आप उसको क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। जब मैं आंसर की तरफ आता हूँ, उसने भी यही बात बोला हुआ है। उसने वेग इन्फॉर्मेशन नहीं दी देखो, उसने एक सिंपल सी बात बोली है कि वो हो सकता है सीक्रेट रखता हो कोई ना कोई। ठीक है? फ्रॉम पॉसिबली फ्रॉम अदर्स ग्रुप खैर ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। दिस विल रेज़ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सीएफओ मेकिंग रिप्रेजेंटेशंस बाय हिम ड्यूरिंग द ऑडिट। ठीक है, ऑडिट कुड लीड टू डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के बारे में वो बात कर लेता है। डायरेक्ट उसने डिस्क्लेमर के बारे में बात की, हमने डायरेक्ट बात नहीं की। ठीक है? उसने क्या किया given that the issues to the given that the issue relates to the CFO this is likely to be considered pervasive अच्छा उसने ये बोला आंसर के अंदर कि यार देखो आपका सीएफओ एक बहुत बड़ा पार्ट है कंपनी का अगर उधर से ही आपको एविडेंस नहीं आ रहा है या उधर से ही आपको गलत एविडेंस आने के शक व शुबहात हैं तो फिर सीधी सी बात है कि भाई सीएफओ एक इतना बड़ा जो पार्ट है कंपनी का वो ऑटोमेटिकली परवेसिव हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो वहां पे आपका डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बनता है उसने ये थ्योरी इस्तेमाल की लेकिन आपकी ये थ्योरी बोल देना कि यार ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो, बस ऑडिट स्कोप आपका लैग कर रहा है, ऑडिट की स्कोप की लिमिटेशन हो रही है, आपको एविडेंस नहीं मिलेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। अब वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन क्या वो परवेसिव है या नहीं है, हो सकता है आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी देना पड़े या फिर एडवर्स ओपिनियन देना पड़े। आप ये भी लिख सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। उसने आगे अगले के अंदर इस चीज़ का मेंशन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू आईएसए स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट ज़रूरी नहीं है इसके लिखना, ना ज़रूरत है लिखने की, ना ज़रूरी है लिखना। क्लाइंट शुड एक्नॉलेज देयर रिस्पांसिबिलिटी ठीक है, वही इनिशियल एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं इस स्कोप के अंदर के हम लोगों को ये चीज़ क्लाइंट को पता होनी चाहिए कि मैनेजमेंट जो है उसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है, ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी है, उसने कैसे ऑडिटर को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फिर वो एक्सेप्टेंस स्टेज विभिन्न कॉर्पोरेशन शुड हैव कन्फर्म्ड द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट वही बात जो हमने लिखी है उसने यहाँ पे लिख दी है। इन एडिशन द फर्म शुड हैव असेस्ड द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंटीग्रिटी एंड देयर वर सिग्निफिकेंट इश्यूज आइडेंटिफाइड द मेड सेंसिबल प्रोसीड। एज़ मेंशन्ड above, the audit should be approached with a high degree of professional skepticism अच्छा उसमें सेफगार्ड दे दी यहाँ पे, जो कि हम लोगों ने अपने आंसर में नहीं दिया। उसने बोला है कि भाई ऑडिट को अप्रोच करो विथ हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म उसने ठीक बात बोली टू एंश्योर द सेम रिस्ट्रिक्शंस आर नॉट प्लेस्ड ऑन द ऑडिट टीम ऑफ विपिट एंड कॉर्पोरेशन assuming विपिट एंड कॉर्पोरेशन have access to the audit committee at this point in time these concerns should be raised and assurance obtained from audit committee that the issues encountered by Grain Corporation will not be experienced by our firm उसने पहले बताया कि यार जो आपने अब ऑडिट करना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की हाई डिग्री के साथ। पहली चीज़ ये तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। हमारी गलती हमने अपने आंसर में नहीं लिखी ये चीज़, ठीक है? दूसरी चीज़ उसने बताई कि यार मैं अज़्यूम करता हूँ कि आपके पास इस वक़्त वही बात जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी फाइनली कह रहा है देखो विपिटन कॉर्पोरेशन शुड हैव अटेन्ड दिस इन्फॉर्मेशन ब्ला 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 अब आगे हमने लिखा था ऑडिटर्स शुड एंश्योर दैट दे डिस्कस द मैटर विद द ऑडिट कमिटी टू एंश्योर दैट विपिटन कॉर्पोरेशन हैव फुल एक्सेस टू द ऑडिट कमिटी कि आप ऑडिट कमिटी के साथ अभी से ये चीज डिस्कस कर लो कि भाई हमें आप फुल एक्सेस दोगे ग्रेन कॉर्पोरेशन वाला मसला हमें नहीं फेस करना पड़ेगा ठीक है वही सारा का सारा सवाल जो कि हमने जैसे इधर सॉल्व किया वैसे ही उधर सॉल्व किया गया मज़े की बात ये थी कि यहाँ पे इश्यूज़ सिर्फ़ 2 थे, मार्क्स सिर्फ़ 7 थे। कैसे हम लोगों ने डिवाइड किया, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से ये चीज़ पता चल गई, ठीक है? सी यू गाइस टुमारो ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है। अगर आप लोग कहेंगे, कोई बंदा कहेगा तो आई विल डू सॉल्व आप मुझे व्हाट्सएप या फिर ईमेल या फिर कमेंट्स में कोई सवाल पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन अगर आप कह रहे हो। लेकिन इट इज़ माय रिक्वेस्ट कि देखो सिर्फ़ ये एक क्वेश्चन नहीं है। आई एम अज्यूमिंग कि यार एज़ अ स्टूडेंट मैं तो एक लेक्चरर की तरह आपको पढ़ा रहा हूँ ना, लेकिन एज़ अ स्टूडेंट आपकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि यार देखो ये जो जितने भी क्वेश्चन्स लिखे हुए हैं ना पास्ट के जो मैंने आपको शेयर की हुई है, ये राइडर कॉर्पोरेशन, मार्केट, रेडबैक, ईगल, बैसेट, सनशाइन, लॉरल, ज़ेड, वैंकूवर, दाली, टेड, कनोली ये सारे जितने भी लिखे हुए हैं, भई आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये सारे क्वेश्चन्स आपने किए हों। मैंने आपको राइडर कॉर्पोरेट पूरा क्वेश्चन अब करा चुका हूँ। बैसेट ग्रुप पूरा करा चुका हूँ। रेड पैक स्पोर्ट्स किधर है? रेड पैक स्पोर्ट्स के मैं आपको थोड़े बहुत पार्ट्स करा चुका हूँ। मैंने आपको ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है? बाकी क्वेश्चन्स आप कंप्लीट करो और अब आपको ज़िम्मेदारी बनती है कि उन सब क्वेश्चन्स को 100% कंप्लीट करो क्योंकि अब पीछे कुछ भी नहीं रहता।
जो कि पीछे 50 मार्क्स के क्वेश्चन में रह जाए आपसे। हाँ, कुछ अगर ऐसी चीज़ रह जाती है, उसको बुक से पढ़ो। इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल कि वो चीज़ है जो कि आपको याद करनी पड़े, या वो चीज़ है जो कि मैंने आपको दी हुई थी, जो कि चैप्टर्स के अंदर से आपको पढ़नी थी। ठीक है? लेकिन आप उस क्वेश्चन को, आप इन क्वेश्चन्स को 100% करो, यू कैन ईज़िली अटेम्प्ट दीज़ क्वेश्चन्स। उसके बाद कल वाली रिकॉर्डिंग्स अब आपने लेना शुरू करें। इट इज़ माय काइंड रिक्वेस्ट कि कल वाली रिकॉर्डिंग्स लेने से पहले, इससे अगली जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो करने से पहले, इट इज़ करंटली 27th ऑफ मार्च, 27th ऑफ अप्रैल राइट नाउ। 27th ऑफ अप्रैल का मतलब ये है कि आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ रह चुका है टू गिव द पेपर। पेपर आपने ब बुक करा लिया होगा इस वक़्त आके, ठीक है? पेपर देने के लिए आपके पास ब 1 महीना रह चुका है। तो अगले 5 दिनों के अंदर आपकी ज़िम्मेदारी है कि भई ये सारे क्वेश्चन्स करो, हर एक पार्ट इसका कंप्लीट करो, अपने आप को टेस्ट करो। इफ यू वांट मी टू चेक योर आंसर्स, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन्स को चेक करूँ, देखूँ कि आपने ठीक किया, गलत किया, तो देन डू सेंड मी दोज़ आंसर्स राइट नाउ ऑन द मेल, और मुझे व्हाट्सएप पे आप बता दें कि यार मैंने ये क्वेश्चन आपको भेजा है, काइंडली चेक इट एंड लेट मी नो। ठीक है? मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको 100% सब कुछ ठीक तरीके से बताऊँगा उसके बारे में चेक करके कि कहाँ पे आप लैग करते हो, क्या आप ठीक कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। एंड यू विल रियलाइज़ कि यार जो अगला क्वेश्चन आप करोगे वो बहुत बेहतर तरीके से हो रहा होगा। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अब डायरेक्टली हिट करेगा 25 मार्क्स वाले क्वेश्चन्स को। हम लोग 50 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। ऑलमोस्ट क्या, न 100% हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है? 50 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। 25 मार्क्स से रह गए भाई 2 क्वेश्चन्स, वो हम लोगों ने करने हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, व्हिच विल बी प्रैक्टिस मैनेजमेंट। ये वाली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? और आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि आप अगली कोई भी रिकॉर्डिंग लें, आपका सेक्शन ए खत्म हो जाना चाहिए सारा का सारा। जितने भी क्वेश्चंस आपके लिखे हुए यहाँ पे, ये सारे आपने किए हुए हों। और कोई अगर इसमें से टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो काइंडली आंसर देखे बगैर आप लिखें, मुझे भेजें मेल पे, मुझे व्हाट्सएप पे बता दें, आपने मुझे क्वेश्चन भेजा है, आई विल टेस्ट इट आउट। मैं देख लूँगा कि आपने कैसा किया और मैं आपको फीडबैक दे दूँगा इसके ऊपर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें मेरी तरफ से। एंड अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।